नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इन दिनों एलपीजी की सप्लाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से कच्चा तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। नतीजा गैस की दिक्कत। लेकिन दिक्कत कितनी है, सरकार क्या कर रही है और कब तक ये दिक्कत दूर होगी, ऐसे कई सवाल हैं। साथ ही ये सवाल भी है कि हम आयात पर इतने निर्भर क्यों हैं और हम कैसे और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भारत में आम कंज्यूमर की एलपीजी पर कितनी निर्भरता है और एलपीजी क्यों इतना अहम मुद्दा बन जाता है। एलपीजी अगर कोई औद्योगिक कच्चा माल होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। एलपीजी की कहानी इतनी गंभीर इसलिए हो गई है क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर है। कुल एलपीजी खपत का 85% घरेलू रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में रोजाना 80,000 टन एलपीजी की खपत हो जाती है। जनवरी 2026 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 33 करोड़ एक्टिव घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ कनेक्शन शामिल है। घरेलू खपत के अलावा एलपीजी का इस्तेमाल कमर्शियल कुकिंग में भी होता है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज के कैंटीन और लेबोरेटरीज शामिल हैं। कुछ उद्योगों में भी एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री में दूध के पास्चुराइजेशन में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। इस तरह कुल मिलाकर भारत में सालाना करीब 33 से 34 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी लग जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश एलपीजी के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत घरेलू खपत का 60% यानी करीब 20 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी आयात करता है। फिर भी सवाल उठता है कि अमेरिका ईरान युद्ध से क्या पूरा आयात बंद हो गया है? मोटे तौर पर इस सवाल का जवाब है हां। लेकिन चलिए इसकी भी पूरी बारीकी आपको बता देते हैं। भारत के एलपीजी संकट के केंद्र में है ओमान की खाड़ी और फारस की जो खाड़ी को जोड़ने वाला सकरा जलमार्ग, जिसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के हाइड्रोकार्बन ट्रेड्स का सेंटर है। हॉर्मुज कितना अहम है ये जानने के लिए साल 2024 का डेटा देख सकते हैं। 2024 में हॉर्मुज स्ट्रेट को से होकर प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हुआ। यह दुनिया में इस प्रोडक्ट के कुल खपत का लगभग 20% है। यही वजह है कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांजिट चेक पॉइंट्स में से एक है। हमने आपको बताया था कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60% आयात करता है और इसमें से 90% से ज्यादा आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। यानी मोटे तौर पर भारत में इस्तेमाल होने वाला करीब 54% इस वक्त खतरे में पड़ गया है, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। लेकिन हॉर्मुज के बंद होने का मतलब सीधे सीधे और सिर्फ तेल की ढुलाई में कमी नहीं है। हॉर्मुज में किसी भी तरह का व्यवधान आता है तो जहाजों की आवाजाही के अलावा माल ढुलाई का खर्चा बढ़ जाता है। इंश्योरेंस, जिसे वॉर रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, वो बढ़ जाता है। कार्गो की पूरी शेड्यूलिंग में अंतर आ जाता है, वो लेट हो जाती है। फॉरवर्ड ट्रेड यानी भविष्य की सप्लाई को लेकर भरोसा कमजोर हो जाता है। फिलहाल हॉर्मुज के रास्ते होने वाली कच्चे तेल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि नेचुरल गैस और रसोई गैस की सप्लाई ऑलमोस्ट ठप है। हॉर्मुज बंद है तो भारत की एलपीजी का खपत का 54% वहां फंस गया है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। कतर और यूएई जैसे खाड़ी के देशों से चलकर आपकी रसोई तक पहुंचने वाला एलपीजी नेटवर्क इतने बड़े झटके के लिए तैयार नहीं था। भारत में एलपीजी का सप्लाई चेन भी बहुत जटिल है। सप्लाई के 2 रास्ते हैं। पहला घरेलू रिफाइनरीज और गैस प्रोसेसिंग प्लांट और दूसरा प्रोपेन ब्यूटेन वाला इंपोर्ट कार्गो। इंपोर्ट की गैस कोस्टल एरिया के टर्मिनल, स्टोरेज डिपो, बॉटलिंग प्लांट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से होते हुए आपके घर तक आती है। भारत में 215 बॉटलिंग प्लांट हैं और करीब 25,600 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। भारत में औसतन 18 दिनों का एलपीजी स्टॉक रहता है। इतना स्टॉक छोटी मोटी बाधा से निपटने के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली रुकावट के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है। हमारा सिस्टम ऐसे बना है कि लगातार सप्लाई आते रहे तो सब ठीक रहेगा। इसीलिए अगर इंपोर्ट की खेप आने में देरी होती है तो बहुत जल्दी बॉटलिंग शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई
और गैस की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद भारत में कैसी क्राइसिस देखने को मिल रही है। 28 मार्च को जब युद्ध शुरू हुआ तो माना जा रहा था कि 2-4 दिन में मामला निपट जाएगा, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंच गया है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग ब्लॉक कर दिया है, लोगों को यह जानकारी मिली है कि एलपीजी और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दिक्कत हो सकती है, तो एलपीजी की मांग बढ़ गई। उदाहरण के लिए युद्ध शुरू होने से पहले देश में रोज करीब 57.5 लाख सिलेंडर बुक हो रहे थे। वहीं 12 मार्च को 75.7 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। जगह जगह एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के सामने हंगामा हुआ। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा घरेलू क्षेत्र में डाइवर्ट किया तो होटल, रेस्टोरेंट और खोमचे ठेले वालों को दिक्कत शुरू हो गई। साफ है कि डिमांड सप्लाई का गैप क्राइसिस को बड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। तो जैसे ही एलपीजी की समस्या सामने आई, सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गई है। सबसे पहले सरकार ने विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रोपेन और ब्यूटेन को घरेलू पूल में डाइवर्ट करके एलपीजी उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे घरेलू एलपीजी उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई। साथ ही घरेलू एलपीजी सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक आवंटन में कटौती कर दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, उद्योगों को दी जाने वाली सप्लाई को सीमित कर दिया गया है। होटलों के लिए केवल 20% औसत मासिक आवंटन की अनुमति है, मतलब प्राथमिकता के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में फेरबदल किया गया और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई है। 2 सिलेंडर के बीच की बुकिंग अवधि को शहरी क्षेत्र में अब 21 दिन से बढ़ाकर 25 और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन कर दिया गया है। 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त मिट्टी का तेल रिलीज किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट को कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों में जमाखोरी रोकने और सप्लाई की निगरानी के लिए 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑयल कंपनियों के प्रमुखों की कमेटी बनाई गई है। पीएनजी कनेक्शन लेने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने होर्मुज से अलग रास्तों से गैस मंगाने की व्यवस्था भी की है, जिसमें अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस जैसे देशों से आयात किया जा रहा है। तो ये थी अब तक की कहानी, लेकिन अब क्या होगा, इसके आगे क्या, या कोई और भी बात है जो हमें पता ही नहीं है? तो आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। मैंने पूरी कहानी का एक बहुत छोटा सा, बहुत एक ही कॉम्पैक्ट टाइप का आइडिया दर्शकों के लिए दे दिया, लेकिन अब आप हमें बताएंगे कि ये जितनी बात यहाँ हमने बताई उसके आगे की और क्या कहानी है, कुछ चीज अगर हमसे मिस हुई है। सेकेंडली, क्या पहले कभी नरेंद्र जी ऐसा कोई क्राइसिस हिंदुस्तान ने देखा है? क्योंकि ये नेटवर्क तो बहुत ऐसा है जहां पर अगर बहुत बड़ा गैप आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। कैसे समझे इसे? देखिए, पहला तो ये है कि हमारे ये देश के अंदर आपको ध्यान होगा कि आज से कोई ज्यादा नहीं, 8-10 साल पहले तक लगभग 14 करोड़ कनेक्शंस थे एलपीजी के, मात्र 14 करोड़। और तमाम ऐसे दूर दराज के इलाके थे, गांव वगैरह होते थे या कुछ कॉलोनियां जिनको कहा जाता था ज्यादा विकसित नहीं है, पिछड़ी है, वहां एलपीजी का सिलेंडर लग्जरी माना जाता था। और आज पूरे देश के अंदर घर घर एलपीजी पहुंच गया है। 34, लगभग 34 करोड़, 33 करोड़ पॉइंट 60 के करीब, जो लाख के करीब आज कनेक्शन है पूरे देश में। तो पूरे देश को इससे फायदा ये हुआ, जंगल कटना थोड़ा कम हुए और जो रसोई थी वो थोड़ा साफ सुथरी हो गई, उसमें पहले जैसा प्रदूषण नहीं रहा, जिससे बहुत फायदा हुआ, घर का वातावरण ठीक हुआ, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन अब चूंकि जब समय विस्तार हमने भारत में ये करा गया, तो साथ में ये तो पता था कि भाई ठीक है, अपने देश में तो इतनी हमारे पास प्राकृतिक गैस या तेल नहीं है, तो आयात पे तो निर्भरता बढ़नी है, तो वो बढ़ी। अब इसके साथ में होता क्या है कि जो आपने कहा, एक चीज आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि जो साइकिल है टोटल जो होता है वो 15-17 दिन का है, अर्थात ये है। लेकिन युद्ध को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अभी दिक्कत तो 10 दिन से शुरू हो गई, तो उस समय तक जो सप्लाई साइड में कोई ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं थी।
लेकिन एक बाजार के अंदर एक बेचैनी आ गई, खौफ आ गया, एंग्जाइटी आ गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने कुछ थोड़ी सी होर्डिंग भी शुरू करी। उनके पास गैस था लेकिन फिर भी बुकिंग करना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं ये बात हो गई कि भाई ये जो है शायद हमको एलपीजी सिलेंडर ना मिले। और उस तबके में, उस वर्ग में ये ज्यादा हुआ जो कि दरअसल जिनके पास एलपीजी सिलेंडर पिछले 10 सालों में आया है। जो खबरें आ रही हैं उस तबके में ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं जल्दी से खरीद लो। लोगों ने 2,500 रुपए, 3,000 रुपए जो सुनाई में आ रहा है, इस तरह की खबरें मैं देख रहा हूँ वो आया। लेकिन पहली इसमें समझने की बात यह है कि जो अभी जो है उसके अंदर यह है कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हों, सरकारी कंपनियां हों, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, सब इस समय मिशन मोड पे हैं। मिशन मोड यह है कि भाई ये कमी तो है, इसमें तो उसको आप मना नहीं कर सकते, किल्लत है, लेकिन किस तरीके से ऐसा करा जाए जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। और जो कॉमर्शियल यूज करने वाले लोग हैं, आजकल शादियों का मौसम है, उसमें यूज करने, शायद वो जो और ऑल्टरनेटिव है उनका प्रयोग करें। लेकिन इस सब के बाद ये हकीकत है, आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत बखूबी इसको समझाया कि हमारी आयात पर निर्भर बहुत ज्यादा है। और आयात में दो कंपोनेंट इसमें और हो जाते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो ये कि इसको जो समुद्री जहाज लेकर के आते हैं वो अलग किस्म के जहाज होते हैं जिनको एलपीजी टैंकर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जहां भी उपलब्ध हो गई आप किसी भी जहाज से लेके आ जाएंगे। उसके लिए एक विशेष जहाज होता है जो एलपीजी टैंकर होता है। उसकी आपके अवेलेबिलिटी, उपलब्धता भी आवश्यक है। साथ में यह है कि जिसका जो बीमा करने वाली ज्यादातर कंपनियां होती हैं वो विदेश की हैं। उनका एक अपना एक एसोसिएशन टाइप का, क्लब टाइप का बना हुआ है, जो लंदन में बैठे हुए लोग इसको ज्यादा करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहीं की हो, अंततः वो वहां जाके भी उसको इंश्योरेंस कराती है, उसके बाद जहाज चलता है। और वो क्षेत्र आज की तारीख में जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, वहां पे हकीकत यह है कि चूंकि एलपीजी हो या सीएनजी का टैंकर हो या तेल का टैंकर हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और जो दो चार निकले भी हैं वो बहुत कम है। 20% दुनिया की सप्लाई, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा, वो वहां से आ रही है। तो जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो पूरी तरह खुलती नहीं है, और जो टैंकर्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको इस बात का विश्वास नहीं हो जाता कि यहां से एक इनफ्लेमेबल चीज, ज्वलंतशील चीज जैसे एलपीजी का गैस या सीएनजी या तेल को लेकर आसानी से बिना खतरे के निकला जा सकता है, जब तक ये तनाव तो रहने वाला है। सरकार ने बड़ी कोशिश करी है, रिफाइनरीज को कह दिया गया है आप एलपीजी को ज्यादा उत्पादन करिए, लेकिन उसके बावजूद ये दिक्कत रहने वाली है। तो यहाँ पे इसका मैनेजमेंट, एक तरफ तो ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का, चाहे नॉर्वे से लाए, कनाडा से लाओ, अमेरिका से लाओ, आप ब्रुनाई से लाओ, अल्जीरिया से लाओ, इसके अलावा इजिप्ट से लाओ, तमाम जगह जहां पे इसे आ सकती है और लाने की उसकी कोशिश किया है। पहली बात, सबकी कीमत बढ़ गई है। दूसरी बात कि टैंकर्स मिलने में दिक्कत आ रही है। अगर टैंकर्स मिल जाए तो बीमा कराने में दिक्कत आ रही है और उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। और चौथा जो बात है, उसके बाद यहाँ भारत में जिस हिसाब से आप लाते हैं, जो वितरण करते हैं, वो वितरण जो पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने तमाम चीजों को उसमें इन्वॉल्व करा है। तो इसमें जिस तरह की मेच्योरिटीज कंपनी दिखा रही हैं, सरकारें दिखा रही हैं, राज्य सरकारें दिखा रही हैं, जो विभिन्न दलों की हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां दिखा रही है, आवश्यक है जो उपभोक्ता उसको भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलती नहीं है, जब तक ये दिक्कत तो रहने वाली है। इसको नकारना जो है वो जो है ठीक नहीं होगा। देश के अंदर आपने जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनको जो, अगर वो उसका पूरा इसमें लग जाएंगी तो उनको तेल का भी उत्पादन करना है, पेट्रोल का, डीजल का भी करना है। वो भी एक दिक्कत का इलाका है, ऐसी बात नहीं है कि वहां सब कुछ स्मूथ है। तो मुझे लगता है पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। जो प्रयास हो रहे हैं उनको समझना चाहिए। होल्डिंग या जमाखोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक नागरिक होने के नाते या एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के नाते। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आप ये देखिए कि अमेरिका और इजराइल ने ये युद्ध शुरू किया। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ मिलिए, हमारी मदद करिए, जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोल सकें, जिससे वहां के टैंकर्स का आवागमन शुरू हो जाए। प्रश्न तो उठता है कि जब आपने युद्ध शुरू किया और ईरान पे हमला बोला, क्या आपने भारत से पूछा था? क्या आपने भारत के एलपीजी कंज्यूमर से पूछा था? या आप किसी ने अन्य देशों से आपने पूछा? आपने किसी से नहीं पूछा। अब जब मुश्किल इतनी बड़ी हो गई है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए कीमतें तेल की कहाँ जा रही हैं, एलपीजी की कीमत जो है, पूरे वर्ल्ड में एलपीजी की जो कीमत है उसमें तो आग लगी हुई है। एलएनजी की कीमत देखिए कितनी बढ़ोतरी हो गई है, और शिपिंग जो फ्रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट दुगना तीगना चौगुना हो गई है। तो आपने किसी से पूछा था? अब आपने ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब आप चाहते हैं दुनिया आए और आपकी हेल्प करे। अब आप गुहार कर रहे हैं, नेटो से कर रहे हैं, इंग्लैंड से कर रहे हैं, पीछे अन्य देशों से भी कर रहे हैं।
तो ऐसे तो नहीं होता है, आपने मुसीबत खड़ी करी है, अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बल का प्रयोग करके खोल दें, क्योंकि आपको पता है हम नहीं खोल सकते। इसलिए आज की जो स्थिति है, मैं ये सिर्फ कहना है, हम सभी को जिम्मेदारी दिखानी है। प्रयास पूरे हो रहे हैं, सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, विभिन्न दलों की हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं है, राज्य सरकार जो कोशिश नहीं कर रही, कोई कंपनी नहीं, चाहे वो सरकारी हो, वो कोशिश नहीं कर रही। लेकिन हम सबको ये एक चुनौती का समय है। एलपीजी में ही ज्यादा परेशानी है, सीएनजी में अभी नहीं है, तेल में अभी नहीं है, ये एलपीजी की परेशानी। इसमें अगर मुझे लगता है कि इतना हम कर पा रहे हैं, जो जरूरत है जितना कर पा रहे हैं, उससे हमारी जो बेसिक एलपीजी की नीड्स है वो पूरी हो सकती है। और एक बात मैं आपको और कहूंगा, आपका बिजनेस चैनल है, खास तौर से जो वो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो लोग जिनकी इनकम कम है, जो जो ज्यादा महंगा सिलेंडर बाजार, काला बाजार में नहीं, कृपया करके उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे उनको ये दिक्कत ना हो। जो गरीब वर्ग, उन्हीं के लिए ये जो उज्ज्वला स्कीम आई थी, तो उनका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल राइट। तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं नरेंद्र जी यहाँ पे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि काला बाजारी ये सबसे ज़्यादा एक बड़ा दंश होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। सप्लाई कम है, ज़्यादा है, काम चल सकता है, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है उससे जो पैनिक बनता है वो सबसे ज़्यादा काम को खराब करता है। छोटा ब्रेक लेते हो, ब्रेक के बाद थोड़ा एक एस्टिमेट कर लेंगे तनेजा जी से कि मान लीजिए कि ये युद्ध थोड़ा अभी और लंबा खिंच जाता है, तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ को। उपभोक्ता के तौर पे लोगों को उसे कैसे देखना चाहिए, उनको क्या अल्टरनेटिव रखने चाहिए अपने लिहाज से। एलएनजी ये जिनके घर में पाइप वाली गैस आती है, पीएनजी, क्या उनके लिए भी आगे चल के ये दिक्कत होगी? ये थोड़ा एक सिनेरियो समझने की कोशिश होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। एलपीजी संकट दूर होगी दिक्कत। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है और कैसे इसे हैंडल किया जा रहा है। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, तो अब एक अहम सवाल ये उठता है कि अब युद्ध का रुकना ना रुकना ये तो बड़ा अनिश्चित सा लग रहा है, ये तनाव कितना लंबा चलेगा। लेकिन अगर हम माने कि लंबा चल गया तो आने वाले वक्त में दो चीज़ें, क्या दिक्कत होगी, किल्लत होगी, और क्या दाम पर भी उसका असर पड़ेगा? अब किल्लत तो होगी, और दाम पे भी असर पड़ेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय, जब से युद्ध शुरू हुआ है, अब ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं भाई यहाँ यहाँ से आप एलपीजी लेके आ रहे हैं, नॉर्वे से ला रहे हैं, कनाडा से ला रहे हैं, अन्य देशों से ला रहे हैं, लेकिन सबने दाम तो बढ़ा दिए हैं। एलपीजी के दाम जब से युद्ध शुरू हुए हैं 50% से लेकर के और 63% बढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आप मित्र देशों के पास जाते हैं, लेकिन जो दाम है वो तो वही लेंगे। वो जो भाड़े हैं एलपीजी टैंकर्स के, वो सुनाई में आ रहा है दुगने हो गए हैं, और जो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ठीक है, अभी तो पूरा भारत की सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उन सबका फोकस ये है कि उपलब्ध कराया जाए, कंपनियों का फोकस है उपलब्ध कराया जाए। अभी इसकी तो बात ही नहीं हो रही कि उसकी कीमत ज्यादा क्या होगी, उसका अर्थशास्त्र जो है उस पर अभी ध्यान नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र है, आप उसे टाल सकते हैं, आखिर में तो वो आपकी जेब के पास आएगा या सरकार के पास आएगा, किसी को तो देना पड़ेगा। तो इसलिए जो किल्लत, जो यहां तक युद्ध की बात है, युद्ध जो है अभी एकदम समाप्त हो जाएगा ये भी नहीं लगता है, लेकिन बहुत लंबा खिंचेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका में गैस की कीमतें, तेल की कीमत ज्यादा हो जाए तो अमेरिकी लोगों को तो पसंद नहीं है, उनको तो सस्ते ईंधन की आदत है, सस्ते पेट्रोल की आदत है। तो युद्ध बहुत लंबा तो नहीं चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब अमेरिका को, ये तो अमेरिका को समझ में आ गया है कि आसानी से उन्होंने जाके हमला तो बोल दिया, उनके स्पिरिचुअल लीडर को मार दिया, उनकी पत्नी, परिवार, सभी को मार दिया, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, अब ये तो इनके गले की हड्डी बन गया, उनको समझ में नहीं आया अब इससे निकले कैसे। अब सारे काम। लेकिन एक चीज इसमें जो पॉजिटिव साइन है वो सिर्फ इतना है कि अभी तक और अमेरिका और इजराइल ने ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं करा है। जो उनका मेन द्वीप है जहां से उनका 90% निर्यात होता है, उस पर बमबारी करी है, लेकिन जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं किया है। अगर वो युद्ध बढ़ता है और वो उस पर हमला कर देते हैं, है ना, अगर वो जो उनका तो फिर जो है वो जवाबी कार्रवाई ईरान क्या करेगा कि जहां से निर्यात होता है एलपीजी का, जहां से निर्यात हुआ एलएनजी का, चाहे वो कतार में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो या अबू धाबी, उन पे वो हमला बोल देगा। तो फिर स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी, और फिर तो हम बहुत लंबी कहानी की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका ने ये सूझबूझ दिखाई है कि कम से कम जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का ईरान का,
उस पे हमला नहीं किया। तो चीन वगैरह उसके मेन खरीदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कुछ जा तो ये, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको चाहे वो लड़ाई 10 दिन में खत्म हो जाए, 15 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद सारी चीजों को पटरी पे आने में, सब कुछ आने में समय लगता है, क्योंकि दोबारा सब चीजें शुरू करनी होगी। खासतौर से एलएनजी, उसको शुरू करने में तो पूरा 10 दिन शुरू करने में लगेंगे कि कोई कतार ने अपना प्लांट ही जो है बंद कर दिया है। तो इसलिए ये समस्या जो हमारे सामने है, आप ये मान के चलिए अगर सब कुछ 10-15 दिन में ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये समस्या हमारे सामने 1.5 महीना तो चलेगी, अगर सब कुछ 10 दिन में युद्ध खत्म हो जाता है तो मेरा ये मानना है कि, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके पास एलएनजी के भारी आपने जमीन के नीचे जो है उसका स्टोरेज कर लिया, वो हमारे पास नहीं है, और वो इतना आसान भी नहीं होता, कहना बड़ा आसान होता है। उसको करने के लिए पहले तो उसकी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, फिर उसमें इतना एलपीजी जो रखना है, उतनी आपको कैपिटल जो है उसको ब्लॉक करना होता है। तो ये इतना सब कुछ आसान नहीं होता। अभी यहाँ प्राथमिकता ये रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर एलपीजी ले जाओ, अब ये किल्लत आ गई है, तो ये तो समस्या तो थोड़ी रहेगी। इसमें जिम्मेदारी बोध करना पड़ेगा ध्यान से। लेकिन अगर ये, और इसमें जो खास तौर से जो कालाबाजारी करते हैं लोग या होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग कौन करता है? जिनके पास थोड़ा सरप्लस कैपिटल है वही होर्डिंग करते हैं, गरीब आदमी तो होर्डिंग करेगा नहीं, है ना। और इसलिए राज्य सरकारों को और समाज को और मीडिया को आगे आकर के देखना चाहिए, होर्डिंग ना हो, ये भी बताना चाहिए ये करना देश के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ और भी ज्यादा अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। तो मुझे, लेकिन ये दिक्कत जो एलपीजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये अभी हमारे लिए चुनौती है, और ये चुनौती अभी रहने वाली है। तो ये देखिए अब युद्ध की स्थिति है, और जैसा नरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं साफ होता है, मामला नहीं क्लियर होता है, तो आगे दिक्कत जाएगी। और 10-15 दिन में मान लीजिए खत्म हो भी जाता है तो महीना 1.5 महीना इस किल्लत को झेलना पड़ सकता है। दाम चूंकि अब खरीदी में महंगी आ रही है, अब सरकार उसको बढ़ा के देती है नहीं देती है वो एक अलग बात है, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन देश को तो उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से मामला निपटे, नहीं तो शायद किल्लत और बढ़ने से चीज़ें थोड़ी विकट हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र तनेजा साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी सिचुएशन को समझाया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। बनिस्बत उम्मीद हम सब यही करेंगे कि विश्व में शांति हो, ये युद्ध जितने जल्दी समाप्त हो उतना बेहतर है, आर्थिक तौर पे भी और मानवता के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।